हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग 9 सितंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। सीजीएल पीटी 2024 का। ठीक है, चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च प्रतिशत में को दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय 54,000 है। ठीक है, उसे खर्च को दर्शा रहा है, तो उसका मासिक आय 54,000 रुपये है, ये बोला गया है। तो वह भोजन पर कितना % खर्च करता है? भोजन पर कर रहा है 23% खर्च। पूरा आया है 54,000, 54,000 का 23% निकाल देना है, यही उसका भोजन पे खर्च है। तो 12,420 रुपया उसके भोजन पे खर्च हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों के लिए औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। तो पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, तो 16वें दिन का तापमान क्या होगा? तो स्टार्टिंग से 16 दिन का तापमान है, एवरेज है 22 डिग्री। तो शुरू से 16 दिन का एवरेज क्या होगा? 16 गुने 22 डिग्री। और अंतिम से 16 दिन का एवरेज है 26 डिग्री। तो अंतिम से 16 दिन का तापमानों का योग क्या होगा? तो 16 गुने 26 डिग्री। यानी ये हो गया स्टार्टिंग से 16 दिन, ये हो गया अंतिम से 16 दिन। इन दोनों के यदि हम जोड़ देंगे तो 16 16 32 दिन, यानी कि 16वां दिन जो है दोनों में कॉमन है। स्टार्टिंग से 16 दिन किए उसमें भी 16वां दिन है, नीचे से किए उसमें भी ये 16वां दिन है। ये बता रहा है समझ में? 16वां दिन जो है 2 बार ऐड है इसमें। ठीक है, इसको आपस में ऐड करेंगे, 16 कॉमन लेंगे, 22 प्लस 26, तो 16 22 26 जुट के होगा 48, 48 डिग्री, 48 गुने 16 हो जाएगा 768 डिग्री। यानी कि कुल महीने का 16 2 बार आया है, 2 बार मिला के सभी महीने के तापमानों का योग क्या हो गया? 768 डिग्री। और पूरे महीने का एवरेज है 24। तो महीने में कितना दिन है? इस महीने में देखिए 31 दिन है। स्टार्टिंग से 16 और नीचे से भी 16 है, मतलब 15 दिन इधर बच्चों है, तो ये 16वां दिन होगा। 16 15 31 दिन का मंथ है। तो 16 गुने 31, पूरे 31 महीने मतलब पूरे मंथ का तापमानों का योग क्या होगा? 64 डिग्री गुने 31, आपस में गुना करिए तो 744 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे मंथ के तापमानों का योग। अब 768 में से 744 माइनस करते हैं, तो 16 जो 2 बार आ रखा था 16वां दिन, ऊपर से भी नीचे से भी, तो एक बच जाएगा उसमें शेष। तो 8 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 24 डिग्री उस 16वां दिन का क्या होगा? तापमान होगा। बात आया समझ में? कहे कि 16वां दिन 2 बार आ रखा है, तो इसको हम निकाल के पूरे मंथ का तापमान को घटा दिए, तो 16वां 2 बार था, तो एक 16वां ही बच गया, जो कि 24 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। ये सभी जो है किसी त्रिभुज के एंगल है, वो बोलना चाह रहा है। त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण जो है अन्य दोनों का क्या है? औसत है। तो कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे? तो ये तीनों किसी त्रिभुज के कोण है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, जो कि पाई के बराबर है। पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं किनका योग 180 होने वाला है। तो पहला ही चेक करते हैं, तीनों को हम जोड़ के देखते हैं। पाई बट्टे 6 प्लस पाई बट्टे 3 और पाई बट्टे 2। एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ पाई 3 दूना 2 पाई, 2 तिया 3 पाई, 3 2 5 1 6 पाई बट्टे में 6, 6 से 6 कैंसिल, लेके पाया। पहला ही तीनों कोणों का योग क्या हो गया? 180 डिग्री। पता है समझ में? ये त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। ये क्लियर? साथ में ये भी कह रहा है एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। तो हम तीनों को चारों को चेक ही कर देंगे पहले। ठीक है, जिसका 180 हो रहा है वही त्रिभुज होना है। ये सबका 180 नहीं आ रहा है। ठीक है, जोड़ने पे एक यही आ रहा है। तो सेकंड को हम टच भी ना किए, फर्स्ट से ही मार दिए। ठीक है, यदि किसी दो का योग 180 होता तो फिर हम ये देखते तो एक का योग, एक कोण का योग अन्य दो कोणों का एवरेज के बराबर है कि नहीं। बट एक ही से मेरा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 180 हो रहा है, त्रिभुज के कोण हो सकते हैं, तो पहला आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। टेन टी, टेन टी बराबर क्या है? 1/3। हमसे पूछ रहा है सेक टी का वैल्यू क्या होगा? तो सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी, ये क्या होगा? इसके बराबर 1 होता है, फॉर्मूला ही है। यहाँ पर भी आप टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करके ये निकाल सकते हैं। बताया समझ में? नहीं तो ये होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से आप लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब क्या? 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 10। ठीक है, अभी सेक है। सेक क्या होता है? सेक होता है कर्ण बट्टे में आधार। ठीक है, तो कर्ण क्या है? रूट अंडर 10, आधार क्या है? 3, रूट 10/3 इसका आंसर हो गया। सॉरी, पुट करके बनाइए, उससे भी बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे। जब एक संख्या दे रखा है, इसको 9 से विभाजित किया जाता है, तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 8
73529। ये 9 से जब विभाजित किया जाता है तो वास्तविक बिना विभाजन किए ही बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होना चाहिए। देखिए 9 से कोई संख्या कब कटता है, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, तो संख्या 9 से भी कटती है। इसको अंकों को जोड़ते हैं, 2 8 10 7 17 3 20 5 25 4 29 और 2 31। देखिए यहाँ तक के अंकों का योग क्या है 31। इसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाता है 40। तो 40 9 से कट रहा है नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो वही क्या इसमें माइनस करें। देखिए 40 में हम 4 माइनस करते हैं, यानी 31 है। 31 यहाँ यदि 5 रहता, 9 जगह क्या रहता 5 रहता, तो 31 और 5 क्या होगा 36। यहाँ 5 रहने पर 9 से, देखिए 36 9 से कट रहा है, यहाँ 5 रहने पर 9 से पूरा पूरा कट जाता। तो कितना कमी किए, 9 की जगह 5 होना चाहिए, तो 4 का कमी किए, तब ये 9 से कट जा रहा है। तो वही कह रहा है कितना क्षेत्रफल में घटाए, जो 4 से कट जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। निम्नलिखित तालिका में लड़कों के एक छात्रावास के भोजनालय के 3 कर्मचारियों राहुल, सुनील और विपिन का 3 महीने का मासिक वेतन रुपए में दिया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो राहुल का मतलब अक्टूबर मंथ का, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ का उन लोगों का मासिक वेतन है। ठीक है, तीनों का दे रखा है। तो नवंबर में सुनील का जो वेतन है, राहुल के वेतन का कितना परसेंट है। सुनील का वेतन 10,500 जो है, वो राहुल के वेतन 11,500 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है 10,500 तो 11,500 का कितना परसेंट है, इसका जो तुलना हम कर रहे हैं किससे, इससे। जिससे तुलना करते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो 11,500 से तुलना कर रहे हैं, कितना परसेंट है वो नीचे, और जिसका तुलना करना है 10,500, इसको ऊपर और गुने 100% कर देना है। ठीक है, 200 में खत्म। इसे कैलकुलेट करिए, 105/115 गुने 100, 5 से कट रहा है, और 5 से 21 बचे, 5 से 23, तो ऊपर आ गया 21,000 बट्टे में 23। ठीक है, एक भाग दीजिएगा, इतना आ जाएगा 91.93% उसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पर। मान लीजिए सी एक वृत्त है। ठीक है, सी एक वृत्त है, पी सी का बाह्य बिंदु है। पी जो है इस सी के किसी वृत्त का बाह्य बिंदु है। मान लीजिए पी ए पी बी सी पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ए और बी स्पर्शिता बिंदु है, यानी उसका स्पर्श पॉइंट है। ठीक है, यदि पी ए और पी बी एक दूसरे से, जो पी ए पी बी है, एक दूसरे 60 डिग्री के कोण पे बना हुआ है, तो पी ओ ए, वो जो है सेंटर है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे पी ओ ए, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको भी यहाँ मिला लेते हैं। इसके ध्यान रखना है, किसी भी जो त्रिज्या जो होता है और स्पर्श रेखा के पॉइंट में से जब मिला देते हैं त्रिज्या को इस तरह, ये हमेशा 90 होता है। ठीक है, किसी भी सर्किल में रेडियस है, ये सेंटर इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90, तो ये भी क्या होगा 90। ठीक है, अब देखिए और चीज ध्यान रखना है, कोई भी सर्किल में एक ही पॉइंट से 2 स्पर्श रेखा हो, 2 स्पर्श रेखा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इक्वल है, ये रेडियस है तो ये भी इक्वल ही है, आर आर। ये अगर ए है तो ए। अब देखिए दोनों का ही भुजा ओपी है, दोनों में है। इससे क्या क्लियर हुआ, त्रिभुज पी ए ओ है और पी बी ओ है, दोनों सर्वांसम है, सभी चीज सेम है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 60 है तो आपस में बराबर होंगे 30-30। ये क्या होंगे 30 डिग्री, ये भी क्या होंगे 30 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिए पी ओ ए में ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, तीनों का 180 होता है। ये 90 है ही, तो शेष दोनों का योग भी 90 होना चाहिए था, तो 180 पड़ता है। 90 है, दोनों का योग 90, 90 90 180, तो ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 60 30 90। बताया समझ में, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे। पाइप एम एन और एस एक टैंक को क्रमशः 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है और तीनों पाइप इस पैटर्न पर कार्य करे तो टैंक को भरने में कितना समय लेगा। देखिए एम एन एस पे लिख लेते हैं, एम एन एस ये 25 मिनट में, ये 50 मिनट में, और ये 100 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन है, प्रारंभ में एन और एस दोनों को साथ में खोला जाता है, दोनों 10 मिनट तक खोले जाते हैं। ठीक है, फिर एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। इसके बाद एन को बंद करते हैं, जबकि पाइप एम को खोल देते हैं, मतलब एस चालू ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बोला खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले, यानी मतलब टैंक फुल होने से 15 मिनट पहले एस को बंद करते हैं। तो 15 मिनट पहले हम एस को बंद कर देते हैं, मतलब अकेला एम चला, एम तो शुरू से ही बंद हो गया यहीं पे। 15 मिनट पहले एस को बंद करते हैं, तो एम कितना देर चला, लास्ट 15 मिनट चला एम भी। अति प्रवाह भरने से 15 मिनट पहले एस को बंद करते हैं,
तो लास्ट 15 मिनट एम अकेले चला, यही बोला है, ठीक है। तो तीनों पाइप इस पैटर्न पर कार्य करे तो टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो 15 मिनट एम चला, 10 मिनट ये चला, 15 10 25 मिनट तो चल ही चुका है, ठीक है। अब बीच में ये दोनों कितना देर चला है वो पता कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, टोटल समय निकल जाएगा। देखते हैं पहले टोटल वर्क क्या है, टैंक का टोटल क्षमता क्या है वो पता करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लिया, कितना आया 100। यहाँ हम कुछ भी लेंगे सब पे बनेगा, तो टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी जो भी लेते हैं कुछ भी लेंगे सब पे बनेगा, बट एलसीएम लेते हैं जो कैलकुलेशन आसान होता है, ठीक है। एम जो है 25 मिनट में 100 भरेगा, क्षमता क्या निकलेगा, इसके समय से टोटल में भाग देते हैं, 4 आया 25 चौके, ये 50 दूना, ये 100 इका। एम का क्षमता 4, एन का क्षमता 2, एस का क्षमता 1, इसका मतलब एम पर मिनट 4 भरेगा तो 25 मिनट में 100 भर देता है। एन पर मिनट 2 भरेगा, 50 मिनट में 100 भरता है। इसी प्रकार एस पर मिनट 1 भरेगा। तो एन और एस जो है 10 मिनट तक चला, एन का कैपेसिटी 2, एस का कैपेसिटी 1, दोनों साथ में चल रहा है, 2 1 3, तो पर मिनट 3 भरेगा। तो 10 मिनट में कितना भर देगा, दोनों साथ में चलेगा तो पर मिनट 3 भर रहा है, तो 10 दिया 30, यानी 10 मिनट में ये लोग टैंक का 30 मतलब भर देंगे, 100 का टैंक है ना 30 भर देंगे। एंड लास्ट 15 मिनट एम अकेले चला, एम का कैपेसिटी 4 है, पर मिनट 4 भर सकता है, तो 15 मिनट में एम 15 चौके 60 भरा, 60 ये भर दिया, 30 ये भर दिया, तो 60 प्लस 30 90 तो भर चुका है। तो ये कितना भरा होगा, टोटल तो 100 ही है, 100 में से 90 गया, एम और एस मिलकर मात्र 10 भरे होंगे, ठीक है। अब दोनों का कैपेसिटी देखते हैं, एम जो है पर मिनट 4 भर सकता है, एस जो है पर मिनट 1 भर सकता है, यानी दोनों मिलके पर मिनट 5 ही भर सकते हैं। अब भरे कितने हैं 10, तो कितना समय लगा होगा 10/5 यानी कि 2 मिनट लगा होगा इनको। तो ये दोनों 2 मिनट चले हैं, तो 15 मिनट इधर 10 मिनट इधर, 15 10 25 और 2 मिनट ये जोड़ जोड़ दिए, तो 25 2 27 मिनट तो समय लगा होगा इस टैंक को भरने में इस पैटर्न पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पर। एक व्यक्ति 16,000 कमाता है और 80% खर्च कर देता है, शेष राशि को बचाता है। इसकी आय 20% बढ़ती है और खर्च 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। आंसर परसेंटेज में है, इसको नहीं भी लेके चलेंगे तो बन जाएगा, इसके बदले हम आसान ले लेते हैं, इसके बदले हम 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति प्रति माह 100 कमाता है, 16,000 भी लेंगे तब भी बन जाएगा, ठीक है। 100 लिए, प्रति माह उसका इनकम 80% खर्च करता है, तो 100 में 80% यानी 100 का 80 क्या किया खर्च किया, तो बचाया कितना 20। फिर कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 100 जो है बढ़ के कितना हो गया 20% बढ़ रहा है तो 120 हो गया। और उसकी खर्च, ये खर्च जो है वो 10% बढ़ती है, तो पहले खर्च 80 था, 10% बढ़ के कितना हो गया 88, 80 को 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो अब कितना बच रहा होगा 120 इनकम हो गया, 88 अब खर्च हो रहा है, तो बचत इसमें से घटा के देख लेते हैं, घटाने पर आ जा रहा है 32, यानी कि अब कितना बच रहा है 32। तो पूछ रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो पहले बचत था 20, अब बचत क्या हो गया 32, कितने की वृद्धि 12 का बताना है परसेंटेज में, तो 12 की वृद्धि हुई है, कितना पे 20 पे, पहले तो 20 ही था, 20 पे 12 की वृद्धि हुई है, तो 20 नीचे 12 कंपेयर अब 20 से कर रहे हैं 100%, तो 20 बचे तो 12 बचे 60%, यानी कि उसकी सेविंग में 60% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है, ए की जी आयु है तो बी की आयु का तिगुना है, मान लीजिए एक जगह 1 है एक जगह 3 है, तो ये 3 जो है 1 का तिगुना है, तो किसमें 3 गुना करेंगे तो इक्वल होगा, तो छोटा वाला में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल, वही चीज यहाँ लगाना है। ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है, ई ज्यादा है कितना 3 गुना, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, कौन बड़ा है ये कितना 5 वर्ष, इसमें अगर 5 ऐड कर देती क्या आ जाएगा बराबर, ये क्लियर हो रहा है। ए बी सी के आयु का योग, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के उम्रों का योग क्या है 75, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु, बी का आयु तो बी ही माने हैं, 5 वर्ष पहले बी -5, और अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद ए प्लस 3, 3 वर्ष ए में जोड़ दिए कि आयु का अनुपात पूछ रहा है, यही क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो ए और बी उनकी उम्र पता करते हैं हम लोग, ए बराबर क्या है 3b, क्या लिख सकते हैं 3b, बी का बी छोड़ दिए, सी को क्या लिख सकते हैं बी प्लस 5 बराबर 75, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5b, इधर जाएगा 75 में से 5 गया 70, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 14 × 75 14 आ गया, तो बी का उम्र 14, तो ए का उम्र 14 तो यह 42 होगा, ये क्लियर यहाँ पुट कर दिए, तो बी का उम्र 14 घटे 5 साल पहले चले गए, ए का उम्र 42 3 वर्ष बाद +3 कर दिए, 3 घट के 9 जुट के 45, 9 बचे 45, 1/5 यानी 1:5 क्या हो गया उसका अनुपात आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसे 20% की हानि पर बेच दिया,
उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 30% के लाभ पर बेचा। देखिए 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी, उसे 20% की हानि पर बेचे, यानी कितना में बेचे, 20% का लॉस हुआ है, 20% कम पर बेचे हैं, 100 में से 20 घटा दिए, यानी कि हम 80% पर बेचे हैं। ठीक है, तो मेरे हाथ में इतना रुपया आया। अब इस राशि से हम एक और वस्तु खरीद लिए, उसे 30% के लाभ पर बेच दिए। अब ये हो गया क्रय मूल्य। अब इसको हम लोग बेच रहे हैं 30% के लाभ पे, इसे हम लोग बढ़ा के बेचेंगे। तो कितना बढ़ा के बेचे, 30% बढ़ा के, तो 130/100, इतना हम बढ़ा के बेचे। 2 शून्य खत्म, 1 शून्य 1 शून्य, ये सब खत्म। क्या बच गया यहाँ, 420 गुने 8 गुने 13। ठीक है, इसे आपस में गुना कर दीजिए, करीब आ जाएगा 4380। ठीक है, 43,680 आएगा। यानी अब मेरे पास इतना रुपया हाथ में आया, तो 43,680 मेरे हाथ में आया। मेरा स्टार्टिंग पूंजी क्या था, 42,000 का, तो मेरा कितना का लाभ हो रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो घटा दिए, 1680 का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे। वरुण और संदीप एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर जो कि है 1635 मीटर लंबाई का, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर कितना कितना की चाल से, एक 108 की चाल से, एक 90 की चाल से चलना शुरू करता है। कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे। पहला शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, यहाँ मीटर पर सेकंड बदलना होगा। तो क्या बताए थे, जो डिस्टेंस है वो लिख देना है, और जब एक ही दिशा में चले तो चाल को घटा देना है। 108 में से 90 जाएगा, बच जाएगा 18। ये है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे, 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में चल जाएगा। यहाँ कर दिए 5/18 से गुना, 18 कैंसिल, तो बच गया 1635 और बटे में 5, यहाँ से भाग देके चला आएगा 327 सेकंड में वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, तो उसका जो अंकित मूल्य है 26% अधिक है, यानी कि 126 है। ठीक है, अब 32% के छूट पर बेचते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये 126 था अंकित मूल्य, फिर हम 32% का छूट दिए, यानी कि 100 में से 32 घटाए, 68% पर बेच रहे होंगे, 126 का निकाल दिए 68%, ये आपको आ जाएगा 85.68। देखिए 100 सीपी था, फाइनली बेचने के बाद हमको इतना हाथ में हासिल हुआ, कितना का कमी हुआ, 14.32 का। ये कितना का हानि होगा, इतने की हानि हुई है किस पे, 100 पे, इतना ही परसेंट रह जाएगा। 100 से कंपेयर करेंगे किसी भी राशि का इतना ही परसेंट रहता है, इतने परसेंट क्या हो गई, हमें हानि हो गई। चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों में 18 से 22 के दौरान संस्था ए बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो कह रहा है 2019-20-22 में संस्था बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 18-20-21 में संस्था में नामांकित कुल छात्रों का अनुपात क्या है। ये कुछ नहीं, 19-20-22, यानी कि ये 19, ये 20 और ये 22 में संस्था बी में, मतलब इसमें बोला, इस कलर में बी लगा है, इसमें जितना भी स्टूडेंट हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो 19-20-21 के संस्था बी में छात्रों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर 18-20-21, 18 ये है, 20 ये है, 21 ये है, इसमें ए में नामांकित ये ब्लू वाला है, ये तीनों के ब्लू वाला को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बी वाला को जोड़ने के बाद जो आएगा 100, फिर ए वाला को जोड़ने के बाद जो आएगा 100, उसी का रेशियो पूछ रहा है, जोड़ के अपना काट लेना है। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इसे सरल करना है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, देखिए फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ऊपर देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc है, तो इसको इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करके, देखिए यही सब आएगा चीज। तो जब हम फॉर्मूला पर लिखेंगे इतना के बराबर ये इंटू ये टोटल चीज यहाँ पे लिखा आएगा, इस पूरा से ये पूरा तो यूं ही कट जाएगा, तो बच गया यही, इन तीनों को बस जोड़ देना है, तो वही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लॉ नंबर पे। एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक्स जो है वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए इसका मतलब हो गया वाई अगर दोगुना बढ़ेगा ना, एक्स दो गुना कम होगा। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। जब हम एक्स वाई के समानुपाती बोले तो इसको इस तरह लिखना है, एक्स समानुपाती वाई। ठीक है, जब व्युत्क्रमानुपाती बोले तो इस तरह लिखना है, 1/y करना है, यानी एक्स जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, इस तरह लिखे। इसका मतलब हुआ एक्स अगर दोगुना होता है तो ये दोगुना कम होगा वाई,
और वाई अगर 4 गुना होता है तो एक्स 4 गुना कम होगा, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। समानुपाती में होता है, अगर ये दुगुना होगा तो भी दुगुना होगा, ठीक है। तो जब भी इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हमेशा एक कांस्टेंट लाते हैं, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती में हमेशा लिखना है, ठीक है। जब भी इसको हटाते हैं तो क्या लाते हैं, एक बराबर लाते हैं और एक कांस्टेंट लाते हैं इसके बदले में। तो कांस्टेंट को क्या मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं हम, के मान लिए, के बट्टे में वाई। ये कांस्टेंट कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी के का वैल्यू एक ही रहेगा, अगर 10 है तो 10 ही, 5 है तो 5 ही, वही हम के पता करते हैं, ठीक है। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है और वाई 6 होने पर एक्स 2 होता है। एक्स 2 कब होगा, जब वाई 6 होगा, तो के का वैल्यू क्या हो गया, 6 दूना 12। अब इस क्वेश्चन के लिए के का वैल्यू हमेशा 12 रहेगा, इसे हमें कांस्टेंट लिए थे। फिर इक्वेशन लिखते हैं एक्स बराबर के बटा वाई, के हमेशा क्या रहेगा 12, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ x कुछ भी दे तो y निकाल लेंगे, y कुछ भी दे x निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है तो x 3 होने पर y क्या होगा, x 3 रख दिए तो y क्या होगा निकाल देते हैं, 12 बटा वाई, 3 चौके कटा तो y का वैल्यू क्या आ गया 4, तो y हो गया 4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। इसे कुछ नहीं बस हल कर लेना था, ठीक है, खुद हल कर लेना इसको, इसमें कुछ है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, वैसा त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज भी हो, यानी एक कोण 90 भी हो और दो भुजा इक्वल हो। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है इसका सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण, और यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है हमेशा। तो कर्ण कभी अन्य दो भुजाओं के इक्वल तो हो नहीं सकता है, कर्ण हमेशा बड़ी होगी। तो जब भी समद्विबाहु बनेगा ये लंब और आधार ही सेम होंगे, ठीक है। तो समकोण समद्विबाहु है तो 90 और लंब और आधार भी क्या है, सेम है, ये ए है तो ये ए होगा, ठीक है। एरिया है 50 वर्ग इकाई, तो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो लंब ए और आधार भी ए है, यही है 50। तो ए स्क्वायर बराबर 100, ए बराबर √100 यानी कि 10 आ गया, यानी इसका एक भुजा क्या होगा 10 10। तो कर्ण क्या होंगे, जब दो भुजा इक्वल होते हैं तो √2 गुने भुजा, वही जो भुजा दे रखा होता है वही हो जाता है यहाँ पे, यानी कि 10 भुजा है तो कर्ण क्या होगा 10√2, नहीं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 10 पर निकालिएगा वही आएगा 10√2, इसका आंसर हो गया। चलते हैं 19 नंबर। पी और एस, बिंदु पी और एस रेखाखंड क्यू आर के एक ही ओर इस प्रकार है। पी बिंदु पी एस एक रेखाखंड है क्यू आर, उसको लिखते हैं क्यू आर के एक ही तरफ, या नीचे लिखते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, नीचे या ऊपर से नीचे लिखते हैं। पी और एस क्यू आर के एक ही और इस प्रकार है कि पी क्यू आर, ये पी क्यू आर मतलब इधर को पी लेते हैं, ये पी क्यू आर जो है क्या है 90, तो पूरा ही परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। फिर उसी प्रकार एस आर क्यू, यहाँ हम एस रखेंगे इस तरह, ये एस आर क्यू ये क्या है, ये भी 90 डिग्री, ये क्लियर। और पी क्यू बराबर ऐसे दोनों को करा है सेम है, तो यानी 10 है तो 10 है, इसको यदि इस तरह हम मिला दें, देखिए ये इसके इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है, तो जब ये इक्वल है, ये 90 90 है, तो ये भी क्या होंगे 90 90 ही होंगे, ये बात तो क्लियर है। जब भी कोई रेखा आपके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस पर ये 10 का है, इस पर परपेंडिकुलर 10 का ही है, ये डिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ जो लाइन जाएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये 90 तो ये 90, तो ये जो भी है वो ये भी होगा सेम, उसी प्रकार ये जो होगा सो ये होगा, ठीक है, ये क्लियर। तो कह रहा है एस आर क्यू, अब पी क्यू एस आर है तो कौन सा कथन सही होगा हमसे पूछ रहा है, देखिए होता है सर्वांगसम का चिन्ह। तो पहला वीडियो में सर्वांगसम का मतलब बताए थे, कोई भी दो त्रिभुज का सभी चीज इक्वल, तीनों भुजा इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तो सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एस क्यू आर, पी क्यू आर एस आर क्यू, देखिए मतलब एक ही त्रिभुज घुरा घुरा का नाम लिख रहा है, तो सर्वांगसम में नाम हमको ढंग से लिखना होता है, जिस तरह सर्वांगसम होते हैं उसी हिसाब से नाम भी लिखना होता है, ठीक है। यानी पी क्यू आर त्रिभुज खींचते हैं, पी क्यू आर इससे इसको मिला दिए, देखिए पी क्यू आर बन गया, और एस क्यू आर का बात कर रहा है, इससे इसको मिला दिए, एक त्रिभुज एस क्यू आर बन गया। तो कह रहा है किस थ्योरम से ये जो है तो सर्वांगसम होंगे, वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा इसके इक्वल, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में ये भुजा पी क्यू जो है इस त्रिभुज के आर एस के बराबर है, ठीक है। फिर बीच का देखिए एंगल जो है दोनों का इक्वल है, यानी कोण क्यू जो है कोण आर बराबर है, ठीक है। और क्यू आर दोनों में है, तो इसका भी हम क्यू आर लिख दिए और इसका भी क्यू आर है, तो इसको भी हम क्यू आर, दोनों क्या है दोनों में है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, ताकि सभी तो एक ही त्रिभुज है, और किससे सर्वांगसम है, पहला वीडियो में ही बनाया है, 5 कंडीशन बताए थे, एक कंडीशन बताए थे एस ए एस, मतलब भुजा कोण भुजा, इसका कोण इसका भुजा, इस प्रकार इस त्रिभुज का भुजा कोण इसका भुजा क्या है सेम है, तो वही क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। दोनों में देखिए एस ए एस से सर्वांगसम हो रहे हैं, पर दोनों में अब आंसर क्या मारना है,
देखिए इस तरह लिखना है, पी क्यू आर है तो पी से क्यू गए, यहाँ एस से आर जाएंगे, ठीक है। कोण क्यू बीच में है तो इसका भी कोण आर बीच में है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्यू आर इधर से बढ़े हैं, इसको इधर से बढ़ रहे थे, इसके लिए हम आर क्यू बढ़ेंगे, तो यहाँ एस आर क्यू लिखाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर जो है एस आर क्यू के सर्वांग होंगे, किस प्रमेय से, भुजा किस थ्योरम से, तो भुजा कोण भुजा द्वारा। ये बताया समझ में। इस पर एक हम बढ़िया वीडियो बना देंगे पूरा सर्वांग टॉपिक पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ड नहीं है, बस समझने पर देरी है। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे। 5,000 की राशि के 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज पर ली जाती है। 8,000 की अन्य राशि को 4 वर्षों के लिए 12% के साधारण ब्याज पर ली जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज का अंतर, तो ब्याज क्या रहता है, बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो 5,000 रुपए है, 3 वर्षों के लिए 15% प्रति, ये निकल गया यहाँ से ब्याज। और 8,000 रुपए है, ये भी 4 वर्षों के लिए 12% के रेट पर, ये हो गया इसका ब्याज। दोनों का ब्याज कैलकुलेट करके अंतर निकाल देना है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा होगा, इसमें से घटा देना है, वो आंसर होगा। तो ये भी करिए, देखिए 15 है, यहाँ 45% ब्याज मिल रहा है, ठीक। यहाँ देखिए 8,000 है, 12 चौके 48, तो 48% ब्याज यहाँ पर, मतलब 4 वर्षों में 48% होना है। यहाँ देखिए 5,000 रुपये है, यहाँ 8,000 रुपये है। इसे आप इस तरह ही बनाइएगा, ये और बता रहे हैं। अगर यहाँ भी 5,000 रुपये रहता, ठीक है, तो कितना ब्याज मिलता, 3% एक्स्ट्रा जाता, तो 5 दिया 15, 5 50 दिया। देखिए 5,000 है, इसका 1% होता है 50, तो शून्य कट के 3% फालतू होता तो 150 फालतू हुआ। बताया समझ में। अब यहाँ देखिए, बट यहाँ 3,000 एक्स्ट्रा है, तो 5 लेके 150 फालतू प्राप्त कर लिए। अब 3,000 एक्स्ट्रा है, इसको देख लेते हैं, 12 चौक इसका निकाल लेते हैं, 48% ब्याज, इससे ये कैंसल। 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौक 12 2 14, 1440 रुपया उधर ब्याज एक्स्ट्रा होगा, दोनों को ऐड कर दिए, 1590 रुपये हमें क्या हो जाएंगे, ब्याज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। दिए गए चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाता है। दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चार्ट है एक, ठीक है, 5 आंकड़ा है इसमें। तो यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन 2 लाख था, 2021 में डी किस्म के कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो डी किस्म के कारों का जो उत्पादन करता है, उस क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो डी है ये करीब पीला कलर का, इसका ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा। ये 2 लाख का जरूरत ही नहीं पड़ा। किसी भी सर्किल में सेंटर के चारों तरफ कितना कोण बनता है, 360 डिग्री। तो 20% हिस्सा इसका है, तो निकाल देते हैं 20%। बताया समझ में। 36 गुना 72 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पे। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। प्राची की आयु को पी मानते हैं और पुत्री की आयु को डी मानते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, ये 4 गुनी थी। 4 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर, यह 4 वर्ष पहले का सीन, मतलब 7 वर्ष पहले का सीन। अब से 4 वर्ष बाद, यानी पी प्लस, अब से 4 वर्ष बाद, तो पी प्लस 7 किए, 7 वर्ष पहले ना पी माने थे, तो पी प्लस 7 हो गया वर्तमान। तो अब से 4, तो 4 और जोड़ दिए, बात समझे। यानी पी था 7 वर्ष पूर्व, 7 जोड़े तो वर्तमान पर पहुंचे, और अब से 4 वर्ष बाद 4 और जोड़ दिए। अपनी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु डी था, इसमें 7 जोड़े तो वर्तमान आया, 4 जोड़ दिए तो 4 वर्ष, अब से 4 वर्ष बाद हो गया। ये 2.5 गुनी थी, ये है 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब होता है 5/2, इसमें गुना कर दिए, क्या जाएगा, इक्वल। तो प्राची और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, दोनों का वर्तमान आयु पता करते हैं, तब कैलकुलेट करते हैं। पी प्लस 11 बराबर डी प्लस 11, ये हो गया 5/2, 2 गुना करेंगे, 2p प्लस 11 दूना 22 बराबर 5d प्लस 55, ठीक है। तो इसे इधर भेजते हैं। ठीक है, तो 2p प्लस 22 बराबर 5d प्लस 55 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 2p का वैल्यू हम रख देते हैं 4d, तो गुने 4d प्लस 22 बराबर 5d प्लस 55, तो 4 दूना 8d, 8d में से 5d जाएगा तो बच गया 3d, और 55 में से 22 गया तो 33, तो d का वैल्यू क्या गया, 11।
डी आया 11, तो पी क्या होगा 44। यहाँ अगर 11 हम पुट कर दे तो पी क्या हो गया 44। पी आया 44 और डी आया 11। कब की बात है 7 वर्ष पहले की। दोनों में 7 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र हो जाएगा। तो 44 7 51, 11 7 18, दोनों को हम जोड़ दिए, ये तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो 69 वर्ष। ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर पर। अब इसे हल करना था। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, प्लस में क्या होता है ए बी। तो साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पर बैठ रहा है, ए माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो बट्टे में लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, एक फॉर्मूला इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा एक, फॉर्मूला ही है, दोनों का योग हो गया एक, तो एक प्लस बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। यही हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 है, उसका आयतन बताना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू 8 रख देना है, एच का वैल्यू 14 रख देना है, पाई का वैल्यू 22/7 रख देना है। ये गुना करेंगे आंसर चला आएगा। ठीक है, बट इसको इस तरह मारना है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच है, पाई में देखिए 11 है शामिल, यानी जो भी आंसर होगा 11 गुने 2 है, इसका मतलब 11 का मल्टीपल होगा। कोई भी संख्या 11 से कटता है उसका रूल क्या है, जैसे 8 2 5 6, इसको पूछे 11 से कट रहा है कि नहीं, तो एक अंक छोड़ के जोड़िए, जैसे 6 है, एक अंक छोड़ के क्या है 2, फिर तो है ही नहीं, 6 2 8, शेष को जोड़िए 5 8 13, 13 और 8 का अंतर क्या है 5, ये जो अंतर है 0 या 11 आ जाए, इसका मतलब वो 11 से कटता है। सीधे हमको ऑप्शन में चेक कर देना है कौन 11 से कट रहा है। यदि कोई दो ऑप्शन 11 से कटता तो इसे हल करना पड़ेगा, और कोई एक ही ऑप्शन कटेगा तो मार के निकल जाएंगे। जैसे हम लास्ट को चेक करते हैं, 4 और 7 11, 8 और 2 10, दोनों का अंतर क्या है 1, क्या 11 से कटेगा नहीं, 0 या 11 आना चाहिए। उसी प्रकार ये देखिए 6 6 12, 8 2 10, अंतर क्या आ गया 2, ये भी 11 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार ये भी 11 से नहीं कट रहा है, 6 4 10 और 5 2 7, अंतर 3 है नहीं कटा। इसको देखिए 6 8 14 और 2 1 3, 14 और 3 का अंतर 11, मतलब पहला है 11 से कटा, ऑप्शन से ही मार के निकल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या है 15.75, 11 सेंटीमीटर लंबाई चाप है, चाप लेते हैं, मान लेते हैं ये 11 सेंटीमीटर लंबाई का है, इस चाप से एक त्रिज्यखंड ये कटा, इस त्रिज्यखंड का एरिया पूछ रहा है, यही जो क्या होगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, पूरा सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए चाप है, इसके परिधि पर ये 11 सेंटीमीटर है, इसका तुलना हम इसके पूरा परिधि से कर देते हैं। अगर मान लेते हैं पूरा परिधि 10 है और एक चाप की लंबाई जिसका 2 है, तो पूरा परिधि 10 है, एक चाप की लंबाई 2 है, मतलब 1/5 हिस्सा का तो बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ देख लेना है 11 सेंटीमीटर है और पूरा परिधि क्या होगा 2 पाया, इतना ही हिस्सा का तो हमें एरिया बताना है। यानी सीधे सी फॉर्मूला यही लिखते हैं लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल गुने त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड का लंबाई होगा मान लेते हैं 11 बट्टे वृत्त का परिधि, वही लोग लिखते हैं। पता है समझ में, तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ देखिए पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर चल जाएगा, ऊपर एगो आर बचा, 11 बचा और बट्टे में 2 बचा, यही है उसका एरिया। तो आर है 15.75 और 11 का 11 बट्टे में 2, इसे ही कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम सभी शिफ्ट का वीडियो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपलोड कर दें, अगर टाइम मिलेगा तो एक दिन में 3-4 वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।